नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र चौहान आप लोग के साथ फिर से मिशन आरआरबी एनटीपीसी में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो इस साल 2024-25 में आप पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों सीधे बात नो बकवास, हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। पहला नंबर क्वेश्चन है, बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या वॉलीबॉल? बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी। अगला ऑप्शन है क्रिकेट। क्रिकेट से मुख्यतः विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी संबंधित है। चौथा ऑप्शन है वॉलीबॉल। इससे है सेंटेनियल कप और इंदिरा प्रधान ट्रॉफी। अगले क्वेश्चन चलने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ऐसे ही हम एक प्रश्न के चारों ऑप्शन को मोस्टली एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे ताकि उसके इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न बनने की संभावना है वो हमारे एक ही प्रश्न में कवर हो जाए। अभी मान लीजिए कह दे संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आपने देख लिया है, मैंने आपको बताया है कि जो संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, अभी मान लिया जाए कह दिया कि इंदिरा प्रधान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो मैंने अभी अभी बताया कि इंदिरा प्रधान ट्रॉफी जो है वॉलीबॉल से संबंधित है। या डुरंड कप किससे संबंधित है? डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि आप में एनर्जी नहीं लग रही आज। तो चलो एनर्जी लाते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? बताइए दोस्तों। नगद रिजर्व अनुपात को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, सबसे पहले जान लेते हैं कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो जो होता है वो प्रत्येक बैंक, समझाता हूं देखिए ध्यान से। मान लीजिए बैंक है, कोई भी बैंक है, वो अपना 100 रुपए ग्राहकों से लेती है। ठीक है, ये 100 रुपए टोटल जमा करती है। इस 100 रुपए का कुछ हिस्सा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना होता है, डिपॉजिट के रूप में या कैश के रूप में। ठीक है, तो वो कुछ हिस्सा हम इसको दे देते हैं। इस समय जो वर्तमान में कैश रिजर्व रेशियो का परसेंटेज है वो 4.5% है। ठीक है, यदि ये बढ़ जाए, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाए, मान लीजिए कि हमने 20% कर दिया। जब 20% कर दिया, जब 20% हम कर देंगे तो बैंक के पास सिर्फ कितने बचेंगे? 80 रुपए। मान लो 20% कर देंगे तो 20 रुपए हो जाएगा। बैंक के पास कितने बचे? 80 रुपए। अब ये 80 रुपए को जो इन्वेस्टर या उद्यमी है उनको देगा। जब ये 80 रुपए देगा तो जाहिर सी बात है 80 रुपए में उसे प्रॉफिट भी कमाना है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय का फीस देना है, बिजली बिल, इलेक्ट्रिक फीस, एम्प्लॉय को सैलरी और बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और तमाम प्रकार के खर्च होते हैं, सर्वर का कास्ट होता है, सारी चीज मैनेज करता है किससे? बैंक, वो इंटरेस्ट से। तो इंटरेस्ट को, इस 80 रुपए को अपने सारे सेटअप को तैयार करने के लिए वो क्या करेगा? इस 80 रुपए पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। किसको देने के लिए? इन्वेस्टर को देने के लिए या उद्यमी को देने के लिए। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? उद्यमी ज्यादा कम से कम ऋण लेना चाहेगा किससे? बैंक से। तो इससे वजह से कैश फ्लो रुक जाता है मार्केट में, या फिर समाज में, या मार्केट में कैश फ्लो रुक जाता है दोस्तों। तो ये काम आरबीआई द्वारा मंदी और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के, इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए करा जाता है दोस्तों। ये जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो है, यदि कम कर देते हैं, मान लीजिए ये कम करके हम 1% कर देते हैं। 1% कहने का मतलब 1 रुपए।
₹1 आरबीआई को दे देता है। किसको दे देता है? बैंक ₹1 आरबीआई को दे देता है, तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे? ₹99। कितने रुपए बचेंगे? ₹99। अब इसके पास पैसे ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये सोचेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दे, इसको बांट दे ताकि हमारा इंटरेस्ट आता रहे। इसके वजह से वो क्या करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज की दर है, उसको कम कर लेगा। जब ब्याज की दर कम करेगा तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर उस पैसे को लेना सोचेंगे और अपना काम चलाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि CRR कम कर दे तो ऋण सृजन बढ़ेगा। ऋण का सृजन क्या होगा? बढ़ेगा। सब ज्यादा से ज्यादा लोग ऋण लेंगे या बैंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऋण देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये CRR समझ गया आप लोग? ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। CRR क्या होता है? किसी भी बैंक द्वारा डिपॉजिट करे हुए रेवेन्यू का कुछ हिस्सा आरबीआई को देना होता है। यदि ये हिस्सा बढ़ जाएगा तो ये इनके पास रेवेन्यू, बैंक के पास जो शेष रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। जब शेष रेवेन्यू कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों को जो दिया जाता है, जो ग्राहकों को दिया जाता है या उद्यमियों को दिया जाता है, वो बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वजह से उद्यमी या इन्वेस्टर पैसे कम लेने की सोचेंगे। किससे? बैंक से। जब पैसे कम लेने के लिए सोचेंगे तो बैंक के पास उतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। लेकिन जब CRR कम कर दिया जाए, यानी ₹1 कर दिया जाए, तो ₹99 बैंक के पास बचेंगे, जो कि इन्वेस्टर और उद्यमियों के बीच में बांटने की कोशिश करेगा और अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम कर लेगा बैंक। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक कम करेगा तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पैसे को लेना सोचेंगे और अपना कार्य में प्रगति प्रदान करेंगे। तो ये रहा CRR और ये रहा इम्पैक्ट ऑफ CRR। तो जैसे ही घट जाएगा तो ऋण देने की क्षमता, जो ऋण सृजन है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था? बताइए दोस्तों, किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है खेतीहर, मजदूर, साहूकार, किसान और जमींदार। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों साहूकार या व्यापारी वर्ग या महाजन। दोस्तों 1857 के क्रांति में किसान, खेतीहर मजदूर और जमींदार और सैनिकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करा था। इसमें दोस्तों साहूकार, महाजन, व्यापारी वर्ग का कोई समर्थन नहीं मिला इस क्रांतिकारियों को। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध के साथ साथ इन्होंने साहूकार का भी विरोध करा था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा साहूकार, या व्यापारी वर्ग रहा तो व्यापारी वर्ग भी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश के पास है, मतलब कहाँ है, कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगाबाद। दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित एक जगह है जहां पे अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं की सबसे खास बात क्या है दोस्तों, कि वहां हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म के संस्कृति का वर्णन करा गया है। अगला ऑप्शन है अजमेर। दोस्तों अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु के बाद उन्हें अजमेर में ही दफनाया गया था। वो एक धर्मनिरपेक्ष संत थे, वो किसी धर्म को नहीं मानते थे। इसी वजह से वहां पर सारे धर्मों का आवागमन रहता है, यानी सारे धर्मों के लोग या प्रतिनिधि वहां आ जा सकते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन
चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में। अगला ऑप्शन है पटना। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान में पटना के नाम से जानी जाती है, और ये बिहार राज्य में स्थित है। बिहार की राजधानी भी है इस समय। ठीक है। और अगला ऑप्शन है जयपुर। दोस्तों जयपुर में भानगढ़, उदयगढ़, जयगढ़, शीश महल आदि तमाम प्रकार की धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जो कि एक बहुत ही सुनहरा दृश्य प्रदर्शित करते हैं। मैं वहां पे गया भी हूँ और देखा भी हूँ। बहुत अच्छी जगह है, सुनहरी जगह है। आप लोग को यदि टाइम मिले लाइफ में तो एक बार जरूर विजिट करके आना। पिंक सिटी भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, बताइए। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है कितना? दोस्तों लैंगिक प्रजनन प्रजनन की एक विधि है जिसमें फीमेल गैमेट अंडाणु और मेल गैमेट शुक्राणु आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं। यह एक अर्धसूत्री विभाजन है जिसे इंग्लिश में मियोसिस भी कहते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो प्रजनन कोशिका होती है वो अपने पेरेंट सेल से उसके अनुवांशिक गुणों का आधा हिस्सा अपने में ले लेती है। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अपने जीन का आधा हिस्सा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट क्या है? सही आंसर हो जाएगा 70 से 80 बीट प्रति मिनट। दोस्तों 70 से 80 बीट प्रति मिनट आपका पल्स रेट है तो आप एक स्वस्थ मनुष्य के श्रेणी में आते हैं। यदि इससे ज्यादा होता है या इससे कम होता है तो आप अस्वस्थ माने जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, बताइए। अशोक का परदादा था, अशोक का भाई था, अशोक का पिता था या अशोक का दादा था? बताइए दोस्तों, इतिहास का सवाल है। चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश चला था। दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। उस नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री कौटिल्य के साथ मौर्य वंश की स्थापना करी थी। दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा बिंदुसार गद्दी पे बैठा तथा बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनका बेटा अशोक गद्दी पे बैठा। तो जिसे अशोक महान भी कहा जाता है, यह एक बहुत महान शासक था और इस काल में मौर्य वंश अपने चरमो शिखर पे था। दोस्तों अशोक ने उपगुप्त शिक्षा लेकर के बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म को एक अंतरराष्ट्रीय धर्म तक ले गया इस वजह से द्वारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य फिर है बिंदुसार, फिर क्या है अशोक। ये इनके पिता हैं और ये इनके पिता हैं। तो अशोक के चंद्रगुप्त मौर्य क्या लगेंगे? दादाजी, दादा। तो यहाँ पे क्या हो जाए? अशोक का दादा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दादाजी को मिटा देते हैं और पोताजी को भी मिटा देते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैथमेटिक्स का है। कह रहे 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। ठीक है। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगेगा? मैंने क्या बताया आपको? सवाल को बिल्कुल शांति और इत्मीनान से समझते हुए पढ़ना है और हंसते हुए मुस्कुराते हुए
एक शब्द कहना है कि सवाल बिल्कुल क्या है, हलवा है। ठीक है, ऐसे सवाल जब भी आए उस समय हम क्या करना है, M1 D1 T1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 E2 अपॉन W2, ये फॉर्मूला लगा देना है। अब हम जान लेते हैं D1 क्या है, T1 क्या है, E1 क्या है, W क्या है और M1 क्या है। दोस्तों M क्या है, ये मैन को डिपेंड है या आदमी को, व्यक्ति को डिनोट करता है। D क्या है, दिन डेज को डिनोट करता है। T क्या है, टाइम को डिनोट करता है, समय को। E क्या है, इफिशियंसी को डिनोट करता है, जिसे हिंदी में कहते हैं क्षमता। ठीक है, वैसे ही व्यक्ति मैन, डेज दिन, टाइम समय, इफिशियंसी क्षमता, और W क्या है, वर्क या कार्य। W क्या है, वर्क या कार्य। अब दोस्तों जो दिया हो बस उसी को हमें रख देना है इसमें। ठीक है, अब ये कह रहा है 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगते हैं। तो M1 D1 दे दिया, हमें E1 E2 को हटा देना, T1 T2 को हटा देना है। कह रहा है 60 व्यक्ति इसी काम को 36 दिन में कर लेते हैं। मान लो काम है कोई एक, ठीक है। अब कह रहा है कि काम का छठा हिस्सा पूरा करने पर 1/4 श्रमिक, दोस्तों 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं टोटली। अब दोस्तों 60 तो पहले थे, लेकिन कह रहा है कि 1/4 काम छोड़कर चले जाते हैं। मान लो 60 का 1/4, 1/4 मतलब 1/4 चले जाते हैं। तो इसको काट करेंगे, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 30, फिर 2 से कटेंगे, ये 15, यानी 15 ऐसे मजदूर हैं जो काम छोड़ करके जा चुके हैं। ठीक है, और बचा मतलब कितना काम का छठा हिस्सा। मान लो पहला हिस्सा, मतलब मान लो कि काम 1 था, इसका छठा हिस्सा 1 - 1/6 कर देंगे तो ये शेष बचा काम हो जाएगा। 5 1 6 कम 6 - 1 5/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/6। तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर। अब दोस्तों ध्यान देना, 15 आदमी चले गए, 1/4 कहने का मतलब 60 का 1/4 कहने का मतलब 15 आदमी। 60 आदमी तो पहले थे, जिसमें से 15 आदमी चले गए, तो बचे कितने आदमी, शेष आदमी कितने बचे, 45। ठीक है, ठीक है। 60 का 1/4 कह रहा है कि 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं, मतलब 60 पहले थे का 1/4 1/4 आएगा 15 काम छोड़ करके चले जाते हैं। वो सीधा नहीं कह रहा है, सवाल को घुमा के कह रहा है। ठीक है, 1/4 चले गए तो बचे कितने, 15। ध्यान देना दोस्तों, अब यहाँ पे जो टाइम है वही हमें पूछा है, कह रहा है कि कितने दिन का समय लगेगा। ठीक है, हमें पता करना है। और वर्क जो शेष बचा हुआ वर्क कितना है, 5/6। अब इस यहाँ पे हमें करना है क्या, कैलकुलेशन। यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेशन। चलो करते हैं कैलकुलेशन। दोस्तों ये पक्षांतर करेंगे तो ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। अब यहाँ पे दिखाता हूं मैं, 60 × 36 × 5/6 बराबर 45 × T। ये वहां पे चला गया तो उतना ही रहेगा। अब यह इसको कैंसिल करेंगे, 6 6 के 36 और 6 5 30 × 60, और ये 45 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 45 बराबर T। ठीक है, ध्यान देना। अब इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 30, 5 9 45, 3 से काटेंगे 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, इससे काटेंगे 3 दूना के 6 20, और 20 × 2 यानी 20 × 2 बराबर 40। ये 40 दिन में करेंगे। शेष बचे काम को
45 आदमी कितने काम दिन में करेंगे? 40। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है, लिखते हैं 72 डिवाइडेड बाई 38 माइनस छोटा कोष्टक 30 माइनस मंजिला कोष्टक 30 माइनस 31 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5। हमने तीनों कोष्टक को लगा दिया, ये 3 नहीं 5 है। तो दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन का रूल है। सबसे पहले कोष्टक को तोड़ेंगे, मतलब कि छोटा कोष्टक को पहले, फिर उसमें सबसे पहले डिवीजन होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर उसके बाद एडिशन होगा, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन होगा। सबसे पहले भाग होगा, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर इसके बाद घटाना होगा। ठीक है, उसी रूल को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले छोटे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले डिविजिबल, यानी हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आंसर आएगा? 2 दूना के 4 और ये हो जाएगा 30, फिर 2 से कटेंगे 15। ठीक है, 15 इंटू 5, 15 पचे 75 माइनस 31। जब हम इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा -44। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन हमेशा बड़े वाले के लिए आता है, -44। अब यहाँ पे भी -30 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तीन सारे को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। यहाँ पे आ गए हम, ये वाला वर्ड शब्द यहाँ पे है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है तो हमने प्लस कर दिया। अब ये हो जाएगा 74, 4 3 7 और 74 और -38। दोस्तों घटाएंगे, चलो घटा ही लेते हैं। ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 6 में से 3 जाए 3 और -36 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई -36 करेंगे जब, तो 18 दूना 36, 18 18 72, 2 दूना के 4। इसका सही आंसर हो जाएगा -2। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का रूल है। सबसे पहले छोटा वाला कोष्टक तोड़ेंगे, फिर इसके बाद उसके अंदर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर उसके बाद मझिला कोष्टक पे जाएंगे, फिर उसका सारा काम तमाम करेंगे, फिर इसके बाद बड़े कोष्टक में सारा तमाम करके हम आंसर ला देंगे। हमने आपके सामने आंसर ला दिया। ठीक है, ये चीजों को लिखना होता है स्टार्टिंग में, लेकिन हमने कुछ नहीं लिखा क्योंकि हमें आंसर से मतलब है। क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे हमें इतिहास भूगोल इन सब का नहीं लिखना है। जो हमारा प्रश्न आंसर आता जाएगा उसको अगले से मल्टीप्लाई, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हुए हम आंसर से दिला देंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ₹100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है। तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है? कुल वृद्धि बराबर होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे प्रतिशत है, पहले कितना प्रतिशत बढ़ा, फिर y, फिर दूसरी बार कितना प्रतिशत बढ़ा। तो ये हो जाएगा, पहले तो बढ़ा 10% प्लस अगली बार भी कितना बढ़ा? 10%। ठीक है, और प्लस 10 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, देखो 10 इंटू 10 कितना होता है? 100, यानी 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10 प्लस 10, 10 10 कितना होता है? 20 और प्लस 100 से 100 डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 1। तो 20 प्लस 1 बराबर 21। इसका तो दोस्तों पहले वस्तु की कीमत कितनी थी? ₹100। ठीक है, तो जो बड़ी वाली वैल्यू है, वो जो बड़ी कीमत है वो कितने रुपए हो गई? 21 रुपए।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है एक निश्चित कूट में एक्स वाई जेड का मतलब है। दोस्तों इसको ऐसे ही बता दे रहा हूं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, तनिक भी दिमाग नहीं लगाना है। एक्स वाई जेड, इसमें क्या कह रहा है, लास्ट में सबसे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बी को कौन सा अक्षर दर्शाता है, डब्ल्यू ई, बी को कौन सा अक्षर दर्शाता है। अब ये प्रश्न को करने से पहले सबसे पहले देख लेंगे दोनों तीनों लाइनों में वी कौन कौन से में आता है। तो एक पहले में आ रहा है वी और दूसरा तीसरी लाइन में आ रहा है। तो दोस्तों इन तीनों में कॉमन वर्ड्स कौन सा है, मतलब पहला में और तीसरे में कॉमन वर्ड्स कौन सा है। पहला है वी आर फ्रेंड और वी लव देम, हाँ वी लव देम, ठीक है। अब इसका अक्षर दिखा रहा है एक्स वाई जेड और इसका दिखा रहा है जेड एम एस। दोस्तों यहां भी वी, यहां भी वी, यहां भी जेड, यहां भी जेड, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे वी का जो लेटर है वो जेड ही है, क्योंकि और लेटर रिपीट नहीं कर रहे हैं इसके अलावा, जेड के अलावा। इसमें वी, इसमें जेड जेड, यानी वी का जेड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न को इसी तरीके से करेंगे, जल्दी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बताइए, इसमें कह रहा है कि खाली स्थान को भरिए, खाली स्थान को आपको भरना है। कह रहा है कि 5 है, 3 है, 2 है, 8 है, यहां भरना है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। अब लॉजिक लगाइए, इसमें 3-4 लॉजिक लगते हैं। कभी इस रो को जोड़ के बीच में लिख देता है, कभी इस रो को जोड़ के यहाँ पे लिख देता है, ठीक है। अब कभी क्या है, यहाँ को जोड़कर या घटाकर यहाँ लिख देता है, यहाँ को जोड़ के या घटा के यहाँ लिख देता है, यहाँ को जोड़ के घटाकर यहाँ लिखता है। तो हमें जो दिख रहा है दोस्तों, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3। 6 में से 1 गया, कितना बचा 5। वैसे ही 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4, ठीक है। ऐसे प्रश्न को इसी तरह प्रकार से सॉल्व करें, जल्दी सॉल्व होगा। ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है वाई, भी, क्यू और जे। बताइए अगले सीरीज क्या होगी, लेटर सीरीज क्या है। मैंने दोस्तों बताया था आपको कि इस प्रश्न को करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू याद करना जरूरी है, ताकि हमें विजुअल दिखने लगे कि हाँ ये प्रश्न में ये लॉजिक बन रही है। मान लो हम लिखते हैं इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है 25, ठीक है। इसका कितना होता है 17, इसका कितना होता है 10 और इसका कितना होता है 22, ठीक है। अब कुछ लॉजिक बन रहा है, लॉजिक तो मुझे नजर आ गया, आपको नजर आया। यहाँ पे देखिए 25 में से कितना घटाएंगे तो 22 आएगा, -3। और 22 में से कितना घटाएंगे तो 17 आएगा, -5। 17 में से कितना घटाएंगे तो 10 आएगा, -7। अब 10 में से, अब ये सीक्वेंस क्या बन रहा है, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9। यहाँ पे कितना होगा -9, यानी 10 में से 1 चला गया, 10 में से 9 चला गया, ये 1 बचेगा और एक प्लेस वैल्यू किसकी होती है, ए की होती है। तो ऑप्शन क्या दिया है, ए दिया है कहीं, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ए हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न को करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू याद होना
काफी जरूरी है। दोस्तों आज का सफर यहीं समाप्त करते हैं। कल नए उमंग, नए जोश, नए तरंग के साथ हम फिर से मिशन आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।